आप सभी का रंजीत सर क्लासेस में स्वागत है। सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, झारखंडी जोहार। आज हम लोग 12th क्लास के आर्ट्स विषय के हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे। अभी इस बार जो जैक का एग्ज़ाम होने वाला है 28 फरवरी 2025 को निर्धारित है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साल दर साल हमेशा रिपीट होते रहा है और उन्हीं सारे क्वेश्चनों का अध्ययन करने के बाद हमने एक कुछ क्वेश्चनों का संग्रह बनाया है जो कि हर साल ये क्वेश्चन जैक में लगभग रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में आप इन सारे क्वेश्चनों का तैयारी करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर जैसे अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो बनाना तो संभव नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और ये कम से कम उसका ऑब्जेक्टिव का बनाने में 200-300 क्वेश्चन लग जाएंगे। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनका एक संग्रह तैयार किया गया है और इन क्वेश्चनों का अध्ययन करने के बाद इनका आंसर आप अपने मित्रों के से नोट्स वगैरह से ले सकते हैं। साथ ही साथ और भी आपका जो क्लास का बुक है एनसीईआरटी, उससे भी आप इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से कि वो जाएं और एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त करें। तो आंसर लिखने का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका तो 1 नंबर में होता है, वो टिक लगाना रहता है या फिर 1 नंबर ABCD कर देना रहता है। लेकिन इसमें जो लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय है, खास करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्या करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा भूमिका लिखिए, फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीच में सारा उसका आंसर लिखिए और लास्ट में अपना कंक्लूजन निष्कर्ष करके दे दीजिए। इस तरह से पॉइंट वाइज बना के आप लिखिएगा तो आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है चैत्य स्तूप और बिहार। चैत्य स्तूप और बिहार क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में रहा है, ये पूछा ही जाता है बराबर। चैत्य आपका पूजा स्थल हो गया, स्तूप हो गया जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, बिहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेंगे, इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय में, वो है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक यानी कि सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक है। उसके बाद महाभारत का प्रकार जाने, महाभारत के बारे में आप लिख दीजिएगा, उसके बारे में वर्णन कर दीजिएगा। ये शॉर्ट में लिखना है कि किस तरह से कौरव और पांडव की कितनी संख्या थी, किस तरह से युद्ध हुए, क्या कारण रहा, इनके बारे में लिख देना है। महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाजनपद से हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि 16 महाजनपद है, इसमें मगध और अवंती जो 2 शक्तिशाली महाजनपद थे और उसके अलावा 14 और जनपद थे, महाजनपद थे। और इनकी हर एक महाजनपद की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बतलाना है। कौन वहाँ राजा थे, किस प्रकार वहाँ शासन प्रणाली थी और उसकी क्या, उस जगह की क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का वर्णन करें। तो मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन आपका मेगास्थनीज की इंडिका में भी दिया गया है कि आपका जो मौर्य प्रशासन था वो 5 समितियों था जिसमें आपका 6 सदस्य थे, 6 25 30, इस तरह से इनका वर्णन मिलता है।
हर एक समिति का एक अलग अलग प्रशासन का दायित्व मिला हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। छोटा 6 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में किस प्रकार वहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, स्नानागार का विशेष महत्व था, कुछ खास धार्मिक समारोह में इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद और भी बहुत सारे मुहर मिले हैं जिसमें पशुपति शिव की भी मूर्तियाँ मिली हैं। उनके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को हम लोग प्रकाश डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डालें। तो मोहनजोदड़ो की जो विशाल स्नानागार है वो भी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का ही एक पॉइंट आ जाता है। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार दोनों साइड से सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, उसका किस प्रयोजन में, किस समारोह में उसका प्रयोग होता था, क्या उसका धार्मिक महत्व था, इनके बारे में हम लोग इसमें लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको हम लोग रखे हैं लघु उत्तरीय में, लेकिन ये आपका दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। और ये ज़्यादातर, अब इसकी विशेषता जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी उसकी नगर नियोजन योजना, व्यापार, एक शहरी सभ्यता थी, किस प्रकार वहाँ पर व्यापार होता था, वहाँ पर बाट तराजू सब कुछ मिला हुआ है। तो ये सारी विशेषताएं जो बतलाती है, ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम लोग अन्न भंडार के बारे में लिख सकते हैं, अन्नागार, स्नानागार, और किस प्रकार से एक नियोजित नगर बसाया हुआ था, किस प्रकार से सड़कें थी, बाहर नालियाँ खुलती थी, बाहर खिड़की खुलती थी, सारी विशेषताएं इसके बारे में हम लोग बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं। तो सूर्यास्त कानून अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जिसमें जमींदारों को था कि एक निश्चित समय पर, यानी कि शुरुआत